हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे फॉर द डेट दैट इज 25 सितंबर 2025। द हिंदू से ये न्यूज़ ली गई हैं एंड आज की जो न्यूज़ होगी बिल्कुल सिंपल होगी बट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए होगी। ठीक है, कंसेप्चुअली आपकी चीज़ें कितनी ज़्यादा क्लियर है उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो दैट इज़ गुड। ठीक है, वेरी मच गुड। तो आप उसको ये ऐसे जारी रख सकते हैं। जिनके लिए अगर अभी ये चीज़ें नहीं हैं, है ना, उनको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश एक्स्ट्रा करूँगी। बाकी बच्चों की यहाँ पे रिविजन हो जाएगी जिन्हें ऑलरेडी पता है। राइट, चलो। टाइफून रगासा मेक्स लैंडफॉल इन सर्दर्न चाइना। ठीक है, सर्दर्न चाइना में अब आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि सर्दर्न चाइना में ये ओरिजिनेट हुआ था टाइफून एंड लैंडफॉल जो है इसका जो हुआ है सर्दर्न चाइना रीजन में एंड टाइफून का नाम क्या था, रगासा। ठीक है, दैट्स इट, नथिंग एल्स टू लर्न, है ना। कुछ इतना यहाँ पे पता नहीं होना चाहिए आपको कहाँ पे हुआ है। अगर इन डिटेल अगर आप फिर भी थोड़ा सा इतना पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे पढ़ लेना, कोस्ट ऑफ हेलिंग आइलैंड। ठीक है, साउथ चाइना के अंदर कोस्ट ऑफ हेलिंग आइलैंड में जाके इसने अपना लैंडफॉल किया। ठीक, बस इतनी ज़्यादा चीज़ आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पीड एंड एवरीथिंग नहीं, बस आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसको लेकर होनी चाहिए। चलो अब देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स साइक्लोन्स एंड द नेम्स इन द डिफरेंट रीजन्स। तो विली विली अटलांटिक ओशन, हरिकेन ऑस्ट्रेलिया, टाइफून पैसिफिक ओशन। एंड माइंडेड अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो प्लीज एनसीईआरटी को रिविजिट करना क्योंकि एनसीईआरटी का ही बेसिक सा सवाल है। ठीक है, सो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। ठीक है, तो जो टाइफून है वो बेसिकली हम पैसिफिक ओशन वाले रीजन के आसपास बोलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में टेक्निकली जो है टाइफून जो नाम दिया जाता है एंड हरिकेन जो है एक्चुअली में अटलांटिक ओशन में अगर यही आप कह सकते हो साइक्लोन ओरिजिनेट होता है तो उसे बोला जाता है। विली विली स्पेसिफिक नाम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिया जाता है। तो अब आपको ये नाम पता लग गए होंगे। टाइफून जो है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग द चाइना सी, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं इंडियन ओशन एंड सर्दर्न पैसिफिक वाले रीजन में। विली विली जो है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जो है रेफर करने के लिए, जैसे हम साइक्लोन्स की यहाँ पर बात करते हैं, है ना। तो ये आपको मेकिंग ऑफ साइक्लोन्स की यहाँ पे बात की गई है बट हम डायग्राम से इस चीज़ को बेटर समझेंगे। अब आपको एक दो चीज़ें तो ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि अब पहली चीज़, साइक्लोन जो है वो टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सनरेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सनरेज की वजह से क्या होता है, पहली चीज एक सनरेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सेकंड चीज आपके पास आती है कि आपको ये कंसेप्ट तो पक्का ही पक्का पता होगा ना, जो विंड्स है या जो एयर है या एयर मास है वो ट्रैवल करता है लो प्रेशर की तरफ फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, है ना, या विंड ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, सो अब क्या होता है कि पानी मॉइस्चर चाहिए होगा, तो एक्चुअली में ये ज्यादातर फिनोमेना हम देखते हैं कि कहाँ वाटर बॉडीज के अंदर ओरिजिनेट होता है। ठीक है, सो अब क्या होगा, विंड जो है वो स्टैग्नेंट में नहीं होती। तो सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर ओशन है यहाँ पर। ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, इस ओशन के अंदर आप देखोगे कि बहुत डायरेक्ट यहाँ पे सनरेज पड़ रही है एंड डायरेक्ट सनरेज की वजह से क्या हो रहा है कि लो प्रेशर एरिया बन रहा है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया बनते बनते, अब डायग्राम की तरफ देखना, लो प्रेशर एरिया बनते बनते जो एयर है ये राइज करना शुरू कर देगी आसपास। ठीक है, अब जो एयर राइज करेगी तो उसको टेक ओवर करने के लिए हमारे पास हाई प्रेशर एरिया से जो अब कोल्ड एयर आएगी वो भी इसको सराउंड कर लेगी। तो अब सिंस मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा यहाँ पर पड़ रही है, तो ये इवेपोरेशन रेट भी हाई होता रहेगा एंड कोल्ड विंड्स जो है वो जल्दी से आकर इसको टेक ओवर करना शुरू करेंगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये कोल्ड विंड है जो कि आसपास वाले रीजन से भी अगर आती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक तरफ से ऐसे एक दूसरे की साइड से एक तरह से अटैक टाइप सिचुएशन हो जाती है। सपोज कीजिए कि ऐसे एयर राइज कर रही है। ठीक है, अब इस साइड से भी ठंडी हवा आ रही है, इस साइड से भी ठंडी हवा आ रही है। ठीक है, पहले तो ऑटोमेटिकली एयर राइज कर रही थी, दोनों साइड से ठंडी हवा अगर आ रही है ना, तो एक स्पेसिफिक फनल लाइक सिचुएशन हमारे पास बन जाती है। ऊपर से सेकंड सिचुएशन कैसे बनते हैं, हमारे पास कोरियोलिस फोर्स होता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से भी बेसिकली होता है। कोरियोलिस फोर्स बन जाता है तो इस वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, ठीक है, कि आसपास जो है वो चीजें जो आसपास चिपक जाती है। वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो आप देखोगे कि कपड़े जब आप खोलते हो ड्रायर के बाद वो आसपास चिपक जाते हैं। ठीक है, इससे ऑपोजिट सिचुएशन होती है कि सेंट्रल पोजीशन में जब हमारे पास एयर इकट्ठा शुरू हो जाती है, वो नहीं, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। तो इसी कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से जो आसपास एयर यहाँ पर आ रही है तो ये एक स्पेसिफिक फनल लाइक सिचुएशन हमारे पास बना देती है। ये फनल लाइक सिचुएशन के साथ साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है जिससे अब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम ये आई वाला कॉम्पोनेंट बोलते हैं।
ठीक है। तो अब ठंडी हवा है, वो डेंस भी होती है, नीचे तक भी होती है, तो वो ऊपर तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाती ज्यादातर, वार्म एयर मास जहाँ पे कलेक्ट होता है। सो अब इस वजह से क्या होता है, ऊपर से हम देखते हैं कि उसकी आई बनी हुई है टाइफोन की, साइक्लोन की। एंड दूसरी तरीके से अगर आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज वो चीज घूमती है, साइक्लोन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंड आउटफ्लो और इनफ्लो की यहाँ पर बात होती है, रेन को लेकर ये कंपनी करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जैसे जैसे एयर मास जो है मॉइस्चर पिक करता करता जाता रहता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर लो प्रेशर है, उसको कवर कर रहे हैं, तो वो लो प्रेशर की तरफ ही जाएगा, है ना। अब एक जगह यहाँ पर अगर लो प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर वाले रीजन से ऑलरेडी विंड्स आ रही हैं, तो यहाँ पर अगर एक टाइम पे हाई प्रेशर इकट्ठा बन जाता है, तो ये जो साइक्लोन है या टाइफून है वो एक लो प्रेशर वाले एरिया जिस साइड को विंड्स मूव कर रही होंगी उस साइड को यहाँ पर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, सिंपल सा आइडिया है कि कैसे कॉन्सेप्ट है ये, कैसे समझा जाता है। तो अब आई की फॉर्मेशन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स होते हैं, ये चीज को ध्यान में रखना। टेम्परेट एंड आप कह सकते हो कि ट्रॉपिकल रीजन्स का ये फिनोमेना है। कोल्डर रीजन्स में जब हम बात करते हैं वहां पे ये चीजें नहीं हो पाती, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन नहीं होती है। ठीक है, प्लस टेम्परेचर जो है वो ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे वेरी भी बहुत ज्यादा करता है। देन फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन, पहली चीज कि अपीलेट जो ट्राइब्यूनल होगा, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसके अगेंस्ट अगर आप अपील करते हो, क्योंकि हम यह डिस्कस कर चुके हैं, तो वो अपील कौन से कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इसके लिए आपको ना 2 डेट्स दी गई थी, एक अप्रैल 2026 से पहले तक के जो अपील्स होंगी या अप्रैल 2026 के बाद वाली अपील्स होंगी, है ना। तो इन दैट केस आप मुझे बस इतना बताओ कि टाइम पीरियड कितना होगा या टाइम पीरियड कितना होगा कि जिसमें डिस्पोज ऑफ करने हैं ये केसेस अपीलेट ट्राइब्यूनल को विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है एक्स्ट्रा कि 56th मीटिंग, ठीक है, जो कि जीएसटी काउंसिल की हुई है, उसके अंदर डिसाइड किया गया है कि जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसको लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि अब आप एक चीज देखो कि अपीलेट ट्राइब्यूनल की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्योंकि कोर्ट केसेस जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिल्ड होते हैं कोर्ट के पास, है ना, वो उनके पास पेंडेंसी चल रही है। तो फर्स्ट अपील जीएसटी की जो है वो जीएसटी ऑफिसर के पास जाती है। ठीक है, फर्स्ट अपील भी क्या, पहली कोई भी अगर आपका ग्रीवांस होता है उसको अपील नहीं बोला जाता, फर्स्ट ओरिजिनल जिसको हम बोलते हैं जुरिसडिक्शन, है ना। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन द केस ऑफ जीएसटी वो जाती है जीएसटी ऑफिशियल्स के पास, ऑफिसर्स के पास। वहां से अगर कोई चीज इनिशियली क्या होता था, वहां से अगर कोई मुद्दा सॉल्व नहीं होता था वो डायरेक्टली कोर्ट जाता था। तो बीच में उन्होंने सोचा कि एक ट्राइब्यूनल जो है जो कि अब कोर्ट का काम भी कम करेगा, ठीक है, प्लस जल्दी से जल्दी रिकवरी या आप कह सकते हो ग्रीवेंसेस जो है इसको एड्रेस भी कर पाएगा। तो इन दैट सिचुएशन एक ट्राइब्यूनल को बनाना जरूरी था, मतलब एक फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो बनाया गया है जीएसटी ट्राइब्यूनल को, ठीक है, काउंसिल को, ठीक है, काउंसिल के द्वारा जीएसटी ट्राइब्यूनल को। सो ऑल टुगेदर यहां से यहां, अब यहां से कोर्ट जाएगा। फिर अब वो कौन सा कोर्ट है मैं आपको नहीं बताने वाली, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। देखते हूँ कितना आप ध्यान में रखते हो चीजें। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 109 ऑफ द जीएसटी एक्ट ऑफ 2017। ठीक है, द जीएसटी टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल इज अ स्टैट्यूटरी अपीलेट बॉडी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वैलिडेशन के तौर पे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू भी देती हूँ। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। वैसे सेक्शन 109 आपसे जनरली नहीं पूछेंगे, बट चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने आपको बता दिया। बट जीएसटी एक्ट 2017 के अंडर इसको ऐड किया गया है एंड मैटर्स रिलेटेड टू आई गेस 107, 108 सेक्शंस के लिए ये अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो काम करेगा। ठीक है, अब जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है, अगर आपको पता लग गया कि वो किसी एक्ट के तहत यहाँ पर बनाया गया है, तो वो एक तरह से स्टैट्यूट ही बोलते हैं ना, हम एक्ट्स को स्टैट्यूट ही बोलेंगे। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये एक अपीलेट बॉडी है, फर्स्ट अपीलेट बॉडी है। तभी मैंने आपको क्या बोला, कोर्ट ऑफ अपील बोला मैंने आपको, तो अपीलेट बॉडी वाला पॉइंट करेक्ट हो गया। तो स्टैट्यूटरी है, क्यों? क्योंकि स्टैट्यूट के अंदर यहाँ पे स्टैब्लिश की गई है, तो दूसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। बट इट इज नॉट अ जुडिशियल बॉडी, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्वासी जुडिशियल एंड स्टैट्यूटरी अपीलेट बॉडी। अब क्वासी जुडिशियल बॉडी के अंदर जो है वो क्यों आता है ये, क्योंकि अब हमारे पास ये ट्राइब्यूनल्स हैं। ट्राइब्यूनल्स जो हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ऑफ पावर दिया गया है कि आप केसेस को सुन के उनको थ्रू आर्बिट्रेशन सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट आपका जो डिसीजन है इट वोंट बी, आपकी जो पावर्स है इट वोंट बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ कोर्ट।
ठीक है, कि आप एग्जैक्टली कोर्ट की तरह यहाँ पर फंक्शन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली आपको कोर्ट नहीं बोला जा सकता, बट आप आर्बिट्रेशन के तौर पे यहाँ पर दो पार्टीज के बीच में जो भी डिसीजन देना है वो दे सकते हैं, तभी एक अपील का प्रोविजन जो यहाँ पर दिया गया है टू द कोर्ट, रिस्पेक्टिव कोर्ट। ठीक है, तो पावर्स जनरली जब हमारे पास ट्राइब्यूनल सेट होता है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ हाई कोर्ट, जनरली माना जाता है, नॉट इन दिस केस, जनरली ये चीज को माना जाता है, दैट इज कि कोई भी ट्राइब्यूनल होता है उसकी पावर्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाइल लिसनिंग टू द केसेस इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, सो अब ये कंसिडर आपको आंसर पता लग गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल आंसर टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पे पढ़ लेना, आपको इन डिटेल प्रिंसिपल बेंच के बारे में, स्टेट बेंच के बारे में बताया गया है। देन नो टेकर्स येट फॉर ईवी लोकलाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो ईवी लोकलाइजेशन स्कीम क्या है, यहाँ पे 4150 करोड़ रुपीज का एक इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्रोजेक्ट था, जिसके तौर पे अब क्या है, मेजर पॉइंटर्स मैं आपको यहाँ पर ही बता रही हूँ कि इसके तौर पे क्या होगा कि ईवीज की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो इंडिया के अंदर शुरू की जानी थी। ठीक है, कि ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं वो उस मैन्युफैक्चरर को जो चाहता है यहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप करना वो भी मिलेंगे, प्लस मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो अब व्यक्ति इंटरेस्टेड है, जो इन्वेस्टर है जो आप बोलते हो, वो भी यहाँ पर जो है उसकी तरफ, उसको भी सरकार की तरफ से हेल्प मिलनी थी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक सस्ते रेट पे इंपोर्ट किया जाना था वो ईवी को, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करके दी जानी थी। ठीक है, वो सेट अगर हो जाती है, आप एक बेसिक सा प्लान जो है या बेसिक लेआउट जो है ईवीज का, इनिशियली अगर हम देखें फर्स्ट 5 इयर्स के लिए तो ऐसे था कि सर्टन लेवल तक वो ईवी बन के आएगी इंडिया के अंदर, उसके बाद उसके अंदर जो चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू होंगे। धीरे धीरे करके इसको रिप्लेस करके टोटली इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ईवीज का खुद से बनाना चाहता था, टेक ओवर करना चाहता था। ठीक है, सो अब इसी के अकॉर्डिंगली क्या हो गया कि ये जो स्कीम है जनरली 2023 के अंदर जब लॉन्च हुई, उसके बाद जो है अभी तक देख रहे हैं कि ऑफिशियल्स के द्वारा भी अगर आप देखो, या इवन 2024 के अंदर भी जब लॉन्च हुई, इसको दोबारा से रीलॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई, तो जो सरकार है उसके द्वारा बहुत कोशिश की गई है, बट यहाँ पे जो अट्रैक्टिव ऑफर्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टू दैट। 21 अक्टूबर मोस्ट प्रोबेबली इसकी लास्ट डेट है कि अप्लाई करने के लिए, बट अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि स्कीम फेल होती नजर आ रही है। एंड बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इज कि एक तो यूएसए की तरफ से 50% जो टैरिफ लग गया है, ठीक है, बट द मैन्युफैक्चरर्स जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बनना चाहते थे, दोज हु वर इंटरेस्टेड, दे वर ऑफ द फीलिंग कि एटलीस्ट हमारे पास एक प्रॉपर क्राइटेरिया सामने नजर आए कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे यूके के साथ हुआ है वैसा ही यूरोपियन यूनियन एंड इवन यूएसए के साथ अगर हो जाता, ठीक है, तो दैट वुड हैव बीन मोर बेनिफिशियल। तो अभी जैसे ये टॉक्स जो है वो चल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट, अगर कोई सिचुएशन निकल के आती है या कोई आउटकम इसका बेटर निकल के आता है, फिर देयर आर चांसेस कि इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर जो अब स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं वो करें। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज आपको यही बताई गई है, तो हमें स्कीम के ऊपर फोकस करना है, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार्स इन इंडिया। तो इसका नाम क्या था स्कीम का, SPMEMEPCI। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पर करेक्ट है, कौन सी चीज के बारे में यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्या चीज यहाँ पर इनकरेक्टली आपको दी गई है। ठीक है, The approved applicants will set up manufacturing facilities in India with a minimum investment of ₹4150 crores। ये ऑलरेडी आपको न्यूज़पेपर में मैंने बता दिया है, तो ये स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं करेक्ट लग रही होगी। ठीक है, सेकेंड, द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शैल बी मेड ऑपरेशनल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अप्रूवल। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है द अप्रूव्ड एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अचीव अ मिनिमम डोमेस्टिक वैल्यू एडेड ऑफ 50% विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years। आई गेस हमने ये डिस्कस भी की थी स्कीम पहले। चौथी है द मैक्सिमम number of EVs allowed to be imported are capped at 8,000 numbers per year। ठीक है, सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स जो इसमें से है वो इनकरेक्ट है। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, लॉजिकल सा क्वेश्चन है, इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकल के आती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है कि जो अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं वो 1 साल के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगी। भाई ईवीज की बात की जा रही है यहाँ पे, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 साल के अंदर अंदर आप कैसे एप्लीकेबल कर सकते हो स्कीम के लिए। अभी अगर वो लॉन्च भी होती है 1 साल के अंदर अंदर, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फंक्शनल तो कर ही नहीं ना सकते, तो मिनिमम 3 years की यहाँ पे बात की गई है कि 3 years के अंदर अंदर वो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। बस एक यहाँ पे ये चेंजेस थे, ठीक है, बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, कुछ यहाँ पे टेक्निकलिटी में आपको फंसाया नहीं गया। चलो हाईलाइट्स आपको फटाफट से बता देती हूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 4150 करोड़ रुपीज़ की। आपको ऑपरेशनल टाइमलाइंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर यही बोला गया है कि पीरियड ऑफ 3 years जो है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अप्रूवल, कि जिस दिन आपको अप्रूवल मिल जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद इन 3 years जो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो जाती है। तो लास्ट के आप लगा लीजिए कि 2 साल के अंदर अंदर आपको मिनिमम जो डोमेस्टिक वैल्यू
वैल्यू ऐड करनी है वो 25% एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज़ है डोमेस्टिक वैल्यू एडेड जो है वो 50% हो जानी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कि देखो पहले 3 साल के अंदर तो आपका जो प्लांट है वो फंक्शनल होगा, बचे 2 साल आपके पास, उस नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर अंदर आप देखिए कि आपको 25% करनी है। अब उससे नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद अगर आप देखोगे तो वो 50% तक करके लेके आनी है आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडेड, मतलब धीरे धीरे करके प्रोडक्शन अपनी साइड शिफ्ट करनी है। ठीक है, तो इसी स्कीम के अंदर जो ईवी पैसेंजर कार्स जो हैं वो इनिशियली इंपोर्ट की जानी है मिनिमम CIF वैल्यू के साथ, दैट इज $35,000 US at a duty rate 15% for a period of 5 years from the date of issuance of letter by the respective ministries, and the maximum number of EVs allowed जो है वो कैप की गई है at 8,000 per year। एंड नेक्स्ट ईयर अगर इस साल आपकी सपोज कीजिए 6,000 EVs अगर आपने इंपोर्ट किए हैं तो ये जो 2,000 का बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। देन सेंटर क्लियर स्कीम टू ऐड मेडिकल सीट्स अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पर क्या हो रही है कि जो हमारे पास मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, उसके लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए अगर आप देखो तो फेज 3 जो है एप्लीकेबल हो गया है वो पर्टिकुलर स्कीम। द स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब जो सरकार है वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात करी है, एंड मेजरली यही माना जा रहा है कि 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 5,023 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स जो है उसको ऐड किया जाएगा। एंड ये स्टेट ऑपरेटेड एज वेल एज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेटेड और यूनिवर्सिटीज है उसी के लिए एप्लीकेबल यहाँ पर होने वाला है। तो इसके अंदर अगर आप खर्चा देखो तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 10,303 करोड़ रुपए का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे 4,731 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर देगी। तो फंक्शनल यहाँ पे करना है कि नई नंबर ऑफ सीट्स को ऐड करना है एंड पुरानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रेनोवेट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पर सीट जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपीज़ खर्चा यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पर और कुछ नहीं देखना है, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है वो क्या है। ठीक है, और एक नए रूल्स जो हैं दैट इज न्यू मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्वालिफिकेशंस ऑफ फैकल्टी रेगुलेशंस 2025 एक्ट की गई है विद रिस्पेक्ट टू द जो टीचर्स हैं कि उनकी वे ऑफ टीचिंग क्या है, उनको रीअसेस करने के लिए यहाँ पे नए पैरामीटर्स को ले डाउन किया जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है स्टेटमेंट, क्या कह रही है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2013। The objective of प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना was correcting regional imbalances. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये 2003 में शुरू की गई थी, नॉट इन 2013। तो बेसिक आइडिया इसका यही था कि रीजनल इम्बैलेंसेस जो हैं या जो लोग हैं गाँव के अंदर या जो रीजनली कह सकते हो कि टियर 1 सिटीज़ में नहीं आती थी, क्योंकि 2003 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या था कि एम्स को सेटअप करने की बात हो रही थी, IIM को सेटअप करने की बात हो रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो बेसिक आइडिया यहाँ पे स्कीम का क्या था? 2 कॉम्पोनेंट्स के अंदर, दैट इज एम्स को सेटअप करेंगे एंड एम्स के बाद बस इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट जो है अपग्रेड करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को और इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि 2003 में ऑब्जेक्टिव क्या था कि रीजनल इंबैलेंसेस जो हैं ताकि लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े अफोर्डेबल रेट पे पढ़ाई करने के लिए, एंड अफोर्डेबल तरीके से पढ़ाई कराई भी जा सके, और एक प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि अब टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, ठीक है, हाई लेवल की टर्शरी हमारे पास जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसके लिए हम एक प्रॉपर ऐसा चैनल निकाल पाए कि हम बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स को यहाँ पर इंडिया में प्रोड्यूस कर पाए, है ना, या एटलीस्ट उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उस तरीके से मिले, एंड क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन जो है कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे एम्स जो है इनको ले डाउन किया गया, एंड धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे एम्स के बाद अपग्रेडेशन की भी बात की जा रही है। अब जो 75 प्रोजेक्ट्स जो है ना उनको डिफरेंट फेजेस के अंदर यहाँ पे लागू करने की भी बात की गई थी कि इनिशियली प्लान करते हैं फेज 1 एंड 2 के अंदर हम क्या कितने GMCs गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को बना सकते हैं, कितनों को अभी बनाने की बात की जा रही थी, अपग्रेड करने की बात तो बाद में आती है ना। तो अभी इसका फेज 3 चल रहा है, आप लगा लीजिए फेज 3 जो है। अब आप देखिए कि 2003 के बाद से लेकर अब जाके 2025 के अंदर इसका फेज 3 आया है। ठीक है, तो अब और ज्यादा GMCs को बनाने की बात हो रही है, एम्स को यहाँ पर और ज्यादा बनाने की बात हो रही है। तो अब आपको यहाँ पर स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इज द नेम ऑफ द स्कीम। ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ पर और पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब आपको न्यूज़ में वैसे दिख जाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, वैसे आपको पता लग जाना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया खर्चा अगर बटा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, देन ग्रोथ आउटलुक फॉर H2 इज वन ऑफ ऑप्टिमिज्म, RBI की बुलेटिन ये पब्लिश हुई है, उसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। उसके अंदर क्या लिखा गया है कि H2 का मतलब होता है कि सेकेंड हाफ,
ठीक है। सेकंड हाफ अब आप बोलोगे जून के बाद शुरू हो गया, बट यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर को कवर कर रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। तो सेकंड हाफ के अंदर अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से तो जो भी इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए हैं दैट विल बी फ्रूटफुल, ठीक है। आरबीआई की बुलेटिन ने ये चीज बोला कि हमें ये लगा था कि जो टैरिफ 50% यूएसए की तरफ से लगाए गए हैं उससे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो स्टक हो जाएगी या किसी तरीके उसके ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पर मेजर इंपैक्ट आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट का योगदान या जो गवर्नमेंट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुट इन करना चाहता है या अब स्वदेशी की यहाँ पे बात की जा रही है, या आप कह सकते हो कि लोकल गुड्स की जो कंजम्पशन है, या जो आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना ज्यादा यहाँ पर बूस्ट अप हो गया है कि हम सेल्फ रिलायंस पे यहाँ पर जा रहे हैं। एंड फंडामेंटली अगर हम चीज़ों को यहाँ पर देखें तो आने वाले टाइम में हमारी जो इकोनॉमी है वो इवन बेटर होगी, हमें यूएसए की इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो टर्बुलेंस उन्होंने हमें दी वो इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं करेगी। उन्होंने बोला इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि हुआ है, बट इम्पैक्ट जो है एक्चुअली में उसको कवर अप करने के लिए भी यहाँ पर देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू या जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स को यहाँ पर लॉन्च किया, तो जो सेक्टर्स यहाँ पर अब क्या कर रहे थे, हैम्पर हो रहे थे बिकॉज ऑफ यूएसए, ठीक है, क्योंकि टैरिफ लग गया है, उस चीज़ को मिटिगेट करने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ठीक है। ये उनके जो इनिशिएटिव्स हैं कि हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ के वहां पे इन्वेस्टमेंट करवा सके या वहां पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की बात कर सके, तो इन दैट केस वो चीज काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है। दैट इज कि Q1 के अंदर एस्टिमेट्स जो है वो रीइंफोर्स करते हैं रिजिलियंस ऑफ डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर डायरेक्टली बता दी गई है। एंड सबसे बड़ी बात यहां पे जो ग्रोथ आउटलुक है सेकंड क्वार्टर के लिए, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए वन ऑफ ऑप्टिमिज्म है। एंड जो लैंडमार्क जीएसटी रिफॉर्म्स है उसको प्रोग्रेसिवली हम देखते हैं कि दे विल रिजल्ट इन द सस्टेन्ड पॉजिटिव इंपैक्ट, सिग्निफिकेंट गेन्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। लो रिटेल प्राइसेस है, स्ट्रेंथन होंगी कंजम्पशन ग्रोथ एंड ड्राइवर्स एंड ऑटोमेटिकली द ग्रोथ ड्राइवर्स, ठीक है। कंजम्पशन जो है वो भी लोगों की अकॉर्डिंगली बढ़ेगी क्योंकि सस्ता सामान दिखने को मिलेगा। एंड देन यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पर ये भी बोला कि जो खारिफ सीजन के अंदर अब जो हमारे पास अनाज है वो ज़्यादा बनेगा, है ना, ज़्यादा होगा, क्योंकि अब हमने यूएसए के साथ अगर इम्पोर्ट टैरिफ इतना ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने लगा दिया, ठीक है, तो वो चीज़ यूएसए के लिए बुरी है ना, तो इम्पोर्ट टैरिफ अगर वो लगा रहे हैं वहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे, हमारे लिए इतना ज़्यादा क्या है, हमें तो इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी, बट वहाँ पर भी तो उसके प्राइसेस जो है बढ़ेंगे, तो इट इज़ देयर लॉस एज वेल, है ना। तो हम तो अपने डोमेस्टिक सप्लाई जो है उसके अकॉर्डिंगली कंजम्पशन अगर चेक में रख सकते हैं कि अगर हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, जो कि अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यूएसए को भी, सप्लाई ज्यादा होगी, इस वजह से ऑलरेडी अनाज का जो प्राइस है वो कम आ जाएगा, तो हमारे लिए तो वो बेटर है ना, प्राइसेस अंडर चेक रह जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने साथ में एक चीज को यहाँ पर बोली है, और चीज भी बोली, दैट इज स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स, कि अब यहाँ पर क्या है, S&P सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड, एक ये स्पेसिफिक वर्ड आपको दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी अब आप लोन रीपे करने की सिचुएशन में कितना ज़्यादा हो एट एन इंटरनेशनल लेवल, या डेट रीपे करने के लिए आप कितना ज़्यादा यहाँ पे सक्षम नज़र आ रहे हो एंड कितनी इजीली आप डेट को रीपे कर सकते हो, दैट इज S&P सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड। उसके अंदर भी इंडिया का अपग्रेड हुआ है। जैसे अब एक सिंपल व्यक्ति के लिए सिविल स्कोर को जनरली देखा जाता है ना, सिविल स्कोर से पता लगता है, ऐसी इंडिया के लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जब हम देखते हैं तो ये S&P सॉवरेन रेटिंग जो है उसके बेसिस पे पता लगता है कि कंट्री जो है कितनी जल्दी अपना लोन को या डेट को रीपे कर सकती है, ठीक है। सो अब इस चीज से अगर आप देखें कि सिबिल बेटर होता जाएगा, इसी तरीके से S&P ट्रेडिंग जो सॉवरेन ट्रेडिंग है, रेटिंग है, अगर वो बेटर होती जाएगी तो ऑल टुगेदर क्या होगा, बेटर तरीके से आपको लोन मिल सकता है, आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है उसको बेटर कर सकते हो। सो ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि जो चीज़ें हैं वो अभी यूएसए का नुकसान होने वाली बात हो सकती है आने वाले टाइम में, बट अभी आरबीआई के बुलेटिन ने यहाँ पे ये चीज़ बोली है कि इट इज़ अ फेज ऑफ ऑप्टिमिज्म, के सेकेंड हाफ जो है वो बेटर होगा, ठीक है। सो अब आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक यहाँ पर इकोनॉमी से पूछ रही हूँ। ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो सकता है मे बी कंफ्यूजन हो, ठीक है, बट अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि क्लास 12th की जो एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली यहाँ पर मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर है उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पर यूपीएससी के अंदर स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है एंड बच्चों को समझ में नहीं आता है ये चीज़, तभी मैं चाहती हूँ कि आपको पता लग जाए कि कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। सो अरेंज द फॉलोइंग कंडीशंस फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट पता है, देन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। चलो एक हिंट भी दूंगी आपको, आपने M1 करेंसी, M2 करेंसी, M3 करेंसी और M4 करेंसी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि M1 के अंदर कौन सी आती है, M2 के अंदर कौन सी आती है, M3 में कौन सी आती है एंड M4 में कौन सी आती है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंगली एक और हिंट भी यहाँ पर मैं दे देती हूँ कि M1 इज द मोस्ट लिक्विड एंड M4 जो है वो उतनी ज्यादा लीस्ट लिक्विड है।
अब लिक्विडिटी क्या होती है कि कितनी जल्दी आप उस चीज को, उस एसेट को पैसे के अंदर कन्वर्ट कर पाओ। तो मोस्ट लिक्विड के अंदर आपको जनरली गोल्ड आ जाता है, आपके पास जो कैश पड़ा होता है, सेविंग्स अकाउंट्स होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। चलो मैं काफी चीजें आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप इसके अकॉर्डिंगली आंसर कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर है वैसे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंगली अब सबसे पहले देखो कि आपकी M1 जो है जो मोस्ट लिक्विड है, तो मोस्ट लिक्विड में आपके पास करेंसी आ जाती है, कैश आ जाता है। ठीक है, अब उसी के बाद आपका जो डिमांड डिपॉजिट होगा वो ऑटोमेटिकली, आपको पता है ये दोनों चीजें आपकी बिल्कुल लिक्विड करेंसी है। डिमांड डिपॉजिट भी आप एकदम से जाके बैंक से जाके लिक्विड करवा सकते हो, बेसिक आपका वो पॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते थे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि बेस पॉइंट वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली 3 हमारा वो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास जो M2 के अंदर फर्स्ट आता है कि ये चीजें दैट इज करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस आपका जो सेविंग्स अकाउंट है पोस्ट ऑफिस के अंदर, सेविंग बैंक्स के अंदर, वो थोड़ा सा और मतलब लिक्विड तो होता है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है करेंसी डिमांड डिपॉजिट प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। पोस्ट ऑफिस जो है वो ज्यादा आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक्स के पास आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो थोड़े से लीस्ट अब आपके M3 वाले पॉइंट में आ जाते हैं। M4 वाले पॉइंट में आपके पास आ जाते हैं नेट टाइम डिपॉजिट जो आपके कमर्शियल बैंक्स के पास है, प्लस टोटल पोस्ट डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन जो आगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर लगाए गए होते हैं। तो आपका M4 का यहाँ पे पार्ट आ जाता है। सो ऑल टुगेदर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है एंड ये NCERT से आपके लिए आ गया है, तो प्लीज एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट वंस, तो आपके लिए वो बेटर होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। अब तो NCERT में पिक्चर्स भी इन्वॉल्व होनी यहाँ पे शुरू होगी, कलर्स भी कई कई जगह पे आपको नजर आते हैं, तो इतना डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है पढ़ने में, एंड लैंग्वेज जो है वो भी सिंप्लीफाई की गई है, विच इज अ गुड थिंग, राइट। तो अब इसको एक बार पढ़ लेना। तो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट L&T बेल कंसोर्टियम फ्यूल्स AMCA ड्राइव। ठीक है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसके लिए 15,000 रुपए का एक प्रोग्राम है। अब L&T BL ये भी इंटरेस्टेड है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। अभी तक हम मोनोपोली यहाँ पर देख रहे थे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, बट अब ऐसी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी इंटरेस्टेड है इसके अंदर आने में। तो जब बिडिंग लगाई गई, मैक्सिमम बिड तो अब आप देखेंगे L&T BL की तरफ से ही लगाई गई है, बट इसके अलावा 2 प्राइवेट कंपनीज और थी, वन ऑफ देम बीइंग अडानीज। ठीक है, जो कि इंटरेस्टेड है इस साइड पे। तो अब एक तरह से कहने का मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द फाइटर जनरेशन या फाइटर जेट्स या विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस, है ना। तो उसकी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भी बनाया जा रहा है, बेटर है। देन कतार enables UPI, कतार ड्यूटी फ्री बिकम्स फर्स्ट मर्चेंट। सिंपल सी न्यूज है, कुछ यहाँ पे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। QR बेस्ड UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वगैरह वो सब कुछ है। एंड कतार नेशनल बैंक के साथ आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन में जितने भी अब मर्चेंट्स आएंगे अकॉर्डिंगली वो भी अब सीमलेसली, इंडिया से जो लोग कतर जाते हैं घूमने के लिए वैसे भी, तो वो भी अब UPI के थ्रू, या आप कह सकते हो कि पेटीएम एंड ऑल UPI ही चल रहा है, UPI के थ्रू वो भी वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल वन लाइनर स्टेटमेंट कई बार आपको आ जाती है कि कौन सी ऐसी फर्स्ट कंट्री बन गई, मे बी इन अदर एग्जाम्स नॉट इन UPSC, है ना। कि मैं ये चीज़ अज्यूम करके चलते हैं, वैसे UPSC और स्टेट PSC के स्टूडेंट्स है, बट हो सकता है कोई और भी यहाँ पर देखता हो उस चीज़ों को, है ना। तो उनको मैं यहाँ पर न्यूज़ ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, है ना। वन लाइनर में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया। एंड इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026 या स्टेट PSCs इवन, तो 20% डिस्काउंट का ऑफर जो है वो 2 अक्टूबर तक वैलिड है। आपको जस्ट कोड यूज करना है नवरात्रि, ठीक है। एंड कोई भी अगर बैच की इंक्वायरी है तो टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन तो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है ही, राइट। तो UPSC के ऑनगोइंग बैचेस जो हैं 2026 के वो भी हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।